हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज है फ्रेंड मालवी। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत क्रांति का युग 1830 से 1848 तक रहा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप में जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई, तब यहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा आ गई थी। यूरोप की जो सरकार थी या शासन था, उस पर रूढ़िवादी शासन को देखा जा सकता था। तभी यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद और उदारवाद की जो लोग थे उनको क्रांतिकारी लोगों के रूप में देखा जाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने क्रांति प्रारंभ की। इन क्रांतिकारियों में प्रोफेसर, अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्यिक लोग शामिल थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं लोगों ने जो रूढ़िवादी शासक, क्योंकि जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई तो वापस जो राजतंत्र था उसको स्थापित किया गया, लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित किया गया। और जो रूढ़िवादी शासक थे उस शासक को वापस राजा बना दिया गया। फिर इस शासक को इन क्रांतिकारियों ने वापस हटाया और संवैधानिक के तहत एक राजतंत्र स्थापित किया और लुई फिलिप को यह पद उन्होंने दिया। इस तरह से ये क्रांति प्रारंभ हुई। धीरे धीरे आगे जाकर ये क्रांति बढ़ती गई और आगे जाके हम देखें तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा, जैसे यूनान में भी 1821 में यूरोप के राष्ट्रवाद को देखकर यहाँ भी क्रांति प्रारंभ हुई। और पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, यूनान के लोगों की मदद की। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। आगे जाकर हम देखें तो 1830 में हम देखें तो यूरोप में क्या हुआ, जनसंख्या अचानक बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि हुई तो गरीबी भी क्या यहाँ पर बढ़ी। लोग शहरों की ओर भागने लगे। शहरों में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण काफ़ी दबाव बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी। जो यूरोप में इंग्लैंड था वह ऑलरेडी औद्योगिक क्रांति कर रहा था, तो उससे कंपटीशन करना काफ़ी टफ हो रहा था। तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती चली गई 1830 में। फिर 1848 में क्या माहौल बना कि श्रमिक वर्गों ने भी क्या किया, जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनके साथ आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ कर दिए। तो इस तरह से हम देखें तो 1830 से 1848 के बीच काफ़ी क्रांतिकारी युग यूरोप में रहा। और इसके तहत फिर क्या हुआ, 1848 में जब क्रांति हुई तो राजा को अपने पद से हटना पड़ा और यहाँ पर क्या हुआ, वापस लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर धीरे धीरे होने लगी। यूरोप के अन्य देशों में भी जहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा था वहाँ भी क्या हुआ, लोकतंत्र की मांग धीरे धीरे उठने लगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 1830 से 1848 के जो क्रांति का युग रहा उसमें कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद भी जागा। फिर इसी में हम देखें तो जो रूमानी कल्पना है और जो राष्ट्रवाद की भावना है उसने भी काफ़ी कुछ सहयोग दिया। रूमानी कल्पना या राष्ट्रवाद को हम समझें तो क्या है इसका तात्पर्य। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है वह केवल युद्धों से और जो क्षेत्र को बढ़ाने से नहीं आई है। इसमें संस्कृति का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे काव्य, कला, साहित्य और संगीत, इन सब के माध्यम से भी राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त किया गया। यहाँ के जो विद्वान थे उन लोगों ने जो साझा संस्कृति है उस पर ज़्यादा फोकस किया ताकि लोग एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। एक जो भाषा होती है, राष्ट्र की भाषा पर जोर दिया ताकि लोग एक एकजुट होकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों। इस प्रकार से यूरोप में रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।